इस वक्त की बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला। स्वप्निल कुसाले ने यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 50 मीटर एयर राइफल में यह पदक हासिल किया है स्वप्निल कुसाले ने, और भारत की झोली में एक और मेडल आ गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मॅच बघताना मी आता आमची घालवड झालेली, तर आम्हाला वाटतं काय आता मुलगा एकदम वरती चाललाय म्हणले आम्ही विठ्ठलाचा मीना धावा केला, डोळ्यातनं अश्रू आले आम्हाला। ते अश्रू आम्हाला आनंदाचं होतं, आमचा विश्वास होता मुलावर म्हणून आम्ही। आपल्यासोबत स्वप्नीलचे वडील आहेत, कशा पद्धतीने संदीप तो भारत को एक और मेडल मिला है। अभी आप सुन पा रहे थे कि एक और ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर परिवार में किस तरह की खुशी है। सभी लोग भावुक हैं इस जीत पर। स्वप्निल कुसाले ने यह मेडल जीता है। 50 मीटर एयर राइफल में यह पदक हासिल किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वप्निल कुसाले की, जब उन्होंने परफॉर्म किया और भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। तो बड़ी खबर, एक एक कर पदकों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है और ऐसे में भारत की झोली में एक और पदक 50 मीटर एयर राइफल में जीता गया है। ब्रॉन्ज मेडल है ये, और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन आज की युवा पीढ़ी कर रही है, और खासकर एयर राइफल्स में अच्छा प्रदर्शन भारत की तरफ से किया जा रहा है। और सभी खिलाड़ियों की यही मांग है कि आप सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा किया जाए ताकि इनका परफॉर्मेंस और बेहतर से बेहतर हो, और भी खिलाड़ी इस क्षेत्र में आए और भारत के लिए पदकों की झड़ी लगा दें। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारत को एक और मेडल मिला है, एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आया है। तो और बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर बीते कई घंटों से लगातार भारी बारिश और बारिश के बीच तबाही जो है वो नजर आ रही है। शहर की सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर तरफ पानी ही पानी। बारिश की वजह से जयपुर में दिल्ली जैसा ही एक हादसा भी हो गया है। यहां विश्वकर्मा इलाके के एक बेसमेंट में अचानक से बारिश का पानी भर गया, जिस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों तीनों लोग जो हैं वो एक ही परिवार के बताए जाते हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं और आरा जिला के बिहिया के रहने वाले इस परिवार में से 3 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि 7 लोग उस दौरान इस बेसमेंट में फंस गए थे, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। बता दें, जयपुर में मानसून की पहली बारिश हुई और हर जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बेसमेंट में अचानक से पानी भरा और ठीक इसके पास की दीवार जो है वो गिर जाती है, जिस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। नाले के ये है सर कि एकदम बिल्कुल पतला नाला है, और पानी जब नाला का भर जाता है तब इसके ऊपर आ जाता है पानी। लोगों ने कब्जे भी किए हुए नाले पर। अब ये बता नहीं सकते सर, इधर देखा नहीं। हम भी रहते हैं सालासर विस्तार में रहते थे। अब वहाँ से मेरे चाचा चाची लगते हैं अशोक माली। अच्छा, तो जो भी पूजा भी दबी। आपने कहा नहीं कि चाचा जी मकान में बेसमेंट है, बेसमेंट में भी बेसमेंट है, कभी कोई हादसा हो गया तो क्या होगा? हमने बताया था तो बोले कि पड़ोसी है ना, पड़ोसी नहीं कह रहे, इसलिए हमने नहीं दबाया, माटी नहीं डाला। उनको कोई सरकार के यहाँ ध्यान नहीं है। यहाँ तक हम लोग वोट भी देते हैं, हम लोग बिहार से मजदूरी करते हैं, लेकिन इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जो लायक है उसको एक कॉलोनी देना चाहिए, सरकारी जो आवास मिलता है इसको मिलना चाहिए। नाला पानी के निकसार अच्छा रहेगा तब न भाई साहब पानी निकलेगा। बेसमेंट को कभी भराया नहीं आपने? भरा गई। हाँ, नाला तो ये रोड भरते लगातार उनको हमने सचेत किया और कॉलोनी वालों में भी एप्लीकेशन दी थी, हमने भी दी। कुछ नाला साफ कुछ हुआ, लेकिन जो वास्तविक जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं हुआ। खुल के बताइए, क्या प्रशासन नाले को पूरी तरीके से साफ कर चुका था, नहीं कर चुका था? नहीं, उसमें क्या है, दो पक्ष रहते हैं। क्या है कि नाला कुछ साफ तो हुआ ही है, लेकिन कुछ रह भी गया। लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है कि लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं। जो ये नाला इतना छोटा सा हो गया है, पीछे आते आते उसमें से पानी निकासी की जगह ही नहीं। तो दोनों तरफ से ही है कि अकेले किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। और उसमें जैसे थैलियां पीछे से बह के आगे वो जाम कर देती है।
तो देखिए किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। जो लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसी हालात में रहने की व्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ कि नाले पर ही निर्माण भी कर लिया गया। नाले पर निर्माण होने की वजह से नाला सकरा हो जाता है और पानी का दबाव जैसे ही ज्यादा हुआ उसके बाद बेसमेंट में पानी भरना शुरू कर देता है। हादसा सिर्फ एक परिवार के साथ भले हुआ हो, लेकिन हालात सभी परिवारों के लिए एक जैसे ही हैं। और इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से विष्णु शर्मा जो है सीधे जुड़ रहे हैं। विष्णु, हम सुबह से ही जब से यह हादसा हुआ उसके बाद ये सवाल उठा भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि भाई एक परिवार ने 3 जिंदगियों को खो दिया, लेकिन आगे हादसा ना हो। अब क्या पानी की निकासी करवाई जा रही है ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रह पाए? देखिए, सवाल राजस्थान ने लगातार उठाया, लेकिन अब तक पानी के निकास का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अभी तक चालू नहीं हुआ है। हालांकि कुछ देर में बताया जा रहा है कि जो मड पंप है या जो मशीन है वो वहाँ भेजी जाएगी ताकि और भी जो बेसमेंटों में पानी जमा है उनको निकाला जाएगा। लेकिन अब ये हालात जो है इस ध्वंसनगर के काफी खराब है, क्योंकि लगभग हर मकान ऐसा है जो जितना जमीन के ऊपर नजर आ रहा है उतना ही मकान अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट तक भी उसकी गहराई है। विष्णु, सवाल ये कि आखिर ये निर्माण जब हो रहा था तब क्या निर्माण जो सुरक्षा मानक है उस मानक से जब नहीं हो रहा है तो रोका नहीं गया? क्या अधिकारियों ने उस वक्त लापरवाही बरती? क्योंकि कहा जा रहा है कि नाले के ऊपर ही ये निर्माण हुआ है, तो आज न कल ये हादसा कभी भी किसी के साथ आ सकता है। ये जो कॉलोनी ध्वंसनगर, ये बताया जो जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे उन्होंने बताया था कि करीब 20-25 वर्ष पहले ये कॉलोनी डेवलप हुई थी, लेकिन उस वक्त ये पूरी जो जमीन थी वो जमीन यानी काफी गहराई में थे, गड्ढे में थी। ये धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर आने लगे, अपना मतलब इलीगल तरीके से यहाँ पर मकान डेवलप करना शुरू किया, फिर उन्हें मकान यहाँ पर बेचा। तो जेडीए से अनुप्रूव्ड ये कॉलोनी थी जिसका कोई नामो निशान नहीं था, और इसी वजह से, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इतनी संख्या में लोग रहते हैं, बाहरी राज्यों के, बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से मजदूरी करने के लिए जयपुर आने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको हटाया नहीं गया। बारिश का लगातार अलर्ट था और ऐसे डूब क्षेत्र में बस्ती को डूबने का खतरा भी था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, समय रहते अलर्ट नहीं किया, समय रहते लोगों को शिफ्ट नहीं किया, और आखिरकार एक दिन की यानी एक रात की बारिश, वो भी 3 से 4 घंटे की बारिश ने जमीन दोज यहाँ पे मकानों को कर दिया। यहाँ पे मकान, हर मकान के तहखाने में पानी भर गया, लेकिन जो लोग जाग चुके थे वो लोग बाहर निकल गए। और अशोक कुमार सैनी जो बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे, वो उनके परिवार के कुछ लोग बाहर निकल गए, लेकिन उनकी बेटी, उनकी नवासी और एक पड़ोसी लड़का वहां पर खत्म हो गया। जी विष्णु, क्या अब चूंकि लोगों का ये कहना है कि भाई हमने तो जब यहाँ पर निर्माण हो रही थी तो एक के बाद एक, दूसरे ने, तीसरे ने, देखा देखी सभी लोगों ने बेसमेंट की जिस जगह को भरा जाना था उसे भरा नहीं गया, उसे भी रहने के लिए इस्तेमाल लोग करने लगे। तो क्या ये हर साल स्थिति ऐसी ही होती है या इस बार ये अचानक से बेसमेंट में पानी पहुंचा है? देखिए, ये बात आपने बताई गई, हर साल भी स्थिति ऐसी थी, और लेकिन हादसा पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है, और इसी वजह से ये जो चीजें थी अब तक ढकती रही थी। लेकिन आज जब ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, एक ही परिवार की 3 जिंदगियां चली गई, उसके बाद प्रशासन जागा, अधिकारी मौके पर पहुंचे, 8 घंटे का वक्त लगा, 7 से 8 घंटे का वक्त लगा। लेकिन अब भी सरकार को चाहिए कि न सिर्फ एक इलाका बल्कि जयपुर शहर में जहाँ जहाँ डूब वाले इलाके हैं या जहाँ इलीगल तरीके से ये जमीनें, मकान बसे हुए हैं, डूब क्षेत्र में आते हैं, उन जगहों को शिफ्ट किया जाए, उनको अलर्ट किया जाए, किसी भी तरह की इस तरह की बारिश के दौरान लोग बाहर निकले ताकि अपनी जान न गंवाएं। जी अभी चूंकि आपने कहा कि थोड़ा और वक्त लगेगा, तब यहाँ पर पंपिंग सेट पहुंचेंगे, पानी की निकासी होगी, तब तक जो लोग इन बेसमेंट में रह रहे थे वो क्या करेंगे? वे सभी लोग इस वक्त उनकी जो स्थिति है, मैं ऐसा मानता हूँ, जो मैं अभी देख रहे थे वो हालात देख रहा था, वो सब बेघर जैसे लोग हैं, उनके सामान जो था बेसमेंट में रखा हुआ, कमरों में रखा हुआ, वो खराब हो चुका है। इस वक्त वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए कॉलोनी के बाहर से। ऐसे में प्रशासन को ये भी चाहिए कि जो लोग जिनके बेसमेंट में, घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है, उनके तो ये माने कि इन्हें भगवान भरोसे अब छोड़ दिया गया है कि आप कैसे और किन परिस्थितियों में रहते हैं। 3 जाने जा चुकी हैं, लेकिन अगली किसी की जान न जाए इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम या सुरक्षा को लेकर इनको कोई सुनिश्चित करने वाला दिखता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विभव पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से चीजें घटित हुई हैं उससे हम स्तब्ध हैं। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे कहा कि क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? हम हैरान हैं। सवाल यह भी कि ये कैसे हुआ। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विभाग की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज कराई गई है। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए वहां से लौट गई। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दे दी है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोटे के अंदर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधार पर इसे किया गया होगा और इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकता है। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को भी पलट दिया। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए उस फैसले को दरकिनार कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। झारखंड विधानसभा में आज जमकर बवाल हुआ। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने यह कार्रवाई विधायकों के बुधवार को किए गए हंगामे के बाद की है। बीजेपी विधायक सदन में रात भर धरने पर बैठे थे। स्पीकर ने निलंबित विधायकों से कहा कि उनका आचरण सदन के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें निलंबित किया जा रहा और इस कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जैसी कार्रवाई है। यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा झारखंड विधानसभा के कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड पुलिस ने रोक लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा पाकुड़ से गोपीनाथपुर जा रहे थे और तभी प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रदेश स्थित हेमंत सोरेन सरकार के काबू से बाहर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ से पैदा हुए हालात को छिपाना चाहती है। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। उन्हें आज दोपहर 1:50 पर पाकुड़ के KKM कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। उसके बाद 2:30 से 3:30 के बीच पाकुड़ में ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और इसके बाद रात 8 बजे रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय उन्हें पहुंचना था। लेकिन जब प्रशासन ने उन्हें रोका तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार को मुझसे डर लग रहा है। हालांकि असम सीएम कुछ देर बाद दुमका के रास्ते पाकुड़ के लिए रवाना हो गए। गोपीनाथपुर जाने के लिए अगर एक मुख्यमंत्री नहीं जा सकता है तो साधारण लोगों का क्या हालत है आप लोग समझ ही सकते हैं। करना तो कुछ नहीं है, करना तो सरकार बना के ही करना है। केरल के वायनाड जिले में सोमवार को हुए भूस्खलन के बाद यहां के 4 गांव पूरी तरह से साफ हो गए। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अभी तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है और कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है और अब तक 3000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल सामने आ रही है। चुरलमाला को मुड़ईकड़ी के बीच जो पुल ढहा था उसे सेना के जवान फिर से बनाने में जुटे हुए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा सके। वायनाड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं
उससे तबाही की कहानी खुद ब खुद बयां होती है। केरल की इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अभी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो कल और परसों थे उससे एक एक दो करके मिलेंगी, उतने नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो इमीडिएट रेस्क्यू जैसे मैंने कहा 1 और 2 दिन और चलेगा, उसके बाद जो डिटेल सर्च है और जो इसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन है वो तो काफ़ी लंबे समय तक। फौज यहाँ पर 30 जुलाई दोपहर से यहाँ पर है। ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर एयरफोर्स फ्लाइट के थ्रू और गाड़ियों के थ्रू यहाँ पहुँचे हैं। आज के डेट में यहाँ पर 500 से ज़्यादा फौजी यहाँ पर तैनात है, अलग अलग काम में व्यस्त है। सबसे मेन काम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में है। उसके लिए तकरीबन 350 फौजी है जो कन्नूर, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम से है। त्रिवेंद्रम से उनको 1 दिन पहले एयरलिफ्ट किया गया था और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में वो कन्नूर आए और वहाँ से यहाँ आए। इसके अलावा हमारा ब्रिजिंग टीम है, 160 लोग उसमें हैं और 220 फीट का ब्रिज हम बेंगलुरु से लेकर आए हैं और उसको अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। वायनाड में प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए वैशाली के एक दंपति में से पत्नी का शव बरामद हो गया है और पति उपेंद्र पासवान 30 घंटे बाद मिले हैं, जिसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपेंद्र पासवान की पत्नी की मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया। हालांकि उपेंद्र के जिंदा मिलने से परिवार ने थोड़ी राहत की सांस ली। परिजनों के मुताबिक उपेंद्र पासवान पिछले 20 साल से अपनी पत्नी के साथ केरल में ही रह रहे थे, लेकिन कुदरत के कहर ने उपेंद्र पासवान की पत्नी की जान ले ली और वो खुद भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। परसों चौथा रोज दुर्घटना 10 बजे दुर्घटना हो गई। क्या सूचना मिला था? सूचना मिला कि पता नहीं है, दहा गया कि कहाँ पता नहीं मिला, तो वह पता आज मिलल है। पता कि से हाँ ये लाश आज मिलल। किसका? हमारा पुत्र। चाय बागान में रहते थे, वो केरल रहते थे। तो घटना हुआ जो 20-25 साल से मेरा बड़ा भाई रहते थे, भाभी थे, भाई थे, एक और भाई थे। तो भी वो सोमवार का घटना हुआ। बहुत वो भाभी अब भैया दोनों आदमी हो गए। तो मेरा भाभी का बॉडी मिला है अभी तुरंत। और बड़ी खबर है, राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए हैं। पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। लैंडस्लाइड में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और पीड़ितों से राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना है। तो ऐसे में इस वक्त जो बड़ी खबर है कि राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए हैं, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि लैंडस्लाइड में 250 से ज्यादा की मौत हुई है और सेना का रेस्क्यू जारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को हालांकि झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है। अब कोर्ट में इसे लेकर ट्रायल चलेगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई है। कुल्लू के निरमंड ब्लॉक और मंडी जिले में बादल फटे हैं। बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीनों जगह पर करीब 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बादल फटने की घटना के बाद मंडी के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। दिल्ली के लिए बारिश एक बार फिर से आफत बनकर सामने आई। कल देर शाम से दिल्ली में शुरू हुई बारिश रात भर हुई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। आज सुबह से भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों की सड़कें अभी तक जलमग्न हैं। बारिश की वजह से हालात जो हैं वो खराब नजर आते हैं। दिल्ली में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। देर रात हुई बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत की भी खबर है। बिहार में बारिश की स्थिति अगले 3-4 दिन में और बेहतर होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान पटना समेत सभी जिलों में गरज के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ठंड का गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। पटना, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार में अब बालू की होम डिलीवरी होगी। खनन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अब घर बैठे आम जन तक बालू पहुंचवाएगी। जिन्हें बालू की जरूरत है वो मोबाइल से ही ऑर्डर कर बालू की होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग बालू मित्र पोर्टल विकसित कर रहा है और इस पोर्टल में बालू का दाम जारी किया जाएगा। खरीदार बालू के दाम की तुलना कर अपने पसंद के बालू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। सभी ट्रांसपोर्टरों का भी निबंधन और गाड़ी के प्रकार के बारे में भी जानकारी के साथ बालू ढुलाई का किराया भी दर्ज रहेगा। बालू का ऑर्डर कंफर्म होते ही मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिलेगी। एजेंसी के चयन के बाद अगले 2 महीने में पूरी व्यवस्था लागू की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।